Hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So in the previous video, we have discussed all the short answer type solved examples of the class 12th chapter 1st example series, and today we will discuss about all the long answer type questions. So let's get started. So in the first example, in the set of natural number n, define a relation R as follows. ओके तो हमारे पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और उसको कैसे डिफाइन किया गया है रिलेशन को n इज रिलेटेड टू m if on division by 5 each of the integer n and m relieves the remainder less than 5. So that means n और m दोनों ही रिमाइंडर जो है 5 से छोटे मिलने चाहिए हमको रिमाइंडर. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द नंबर्स 0 1 2 3 4. Okay, so it is obvious that whenever we divide an element, a natural number with 5, so it will obviously either leaves the remainder 0, 1, 2, 3, 4, right? So first we need to show that whether this is, we have to show that it is an equivalence relation. Equivalence relation means, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं. ऐसे रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और सिमेट्रिक भी होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. तो रिफ्लेक्सिव मीन्स कोई भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया a कॉमा ए, वो R के अंदर होगा, रिलेशन के अंदर होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू माई सेट a. ओके, सो अभी सपोज मैं दो एलिमेंट्स ले रही हूँ a कॉमा ए, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि a हमेशा रिलेट करेगा a के साथ? क्यों? क्योंकि जब भी मैंने कोई नेचुरल नंबर a लिया, क्योंकि मेरे पास a कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n से, तो a कॉमा ए हमेशा बिलोंग करेगा r से, क्योंकि जब भी मैंने कोई नेचुरल नंबर a लिया तो हमेशा क्या होगा? रिमाइंडर या तो 5 से कम ही होगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर से 1 से शुरू होते हैं. सपोज मैंने 19 लिया तो 19 क्या करेगा? रिमाइंडर कितना लीव करेगा? 4 रिमाइंडर लीव करेगा. तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मैं कोई भी सेम ऑर्डर्ड पेयर लूंगी तो वो हमेशा क्या करेगा? रिमाइंडर इनमें से लीव करेगा ना. So that means हमेशा a comma a ordered pair तो मिल ही जाएगा. So that means it is reflexive. Next we have to show that it is symmetric. Symmetric means if a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R. Then we can say that it is a symmetric relation, right? तो अभी suppose मैंने कोई ऐसा ordered pair ले लिया, मैंने बोला कि a related to b है, that means a कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में. तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो a और b है दोनों को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या करेगा? वो 5 से कम रिमाइंडर लीव कराएगा. तो अगर a कॉमा b अगर r के अंदर होगा तो इट इज ऑब्वियस दैट b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, क्योंकि हम a कॉमा b लिखे. मतलब अगर मैं लिखूं एक ऑर्डर्ड पेयर 5 कॉमा 13, तो 5 कॉमा 13 जितना रिमाइंडर लीव करेगा उतना ही 13 कॉमा 5 भी तो करेगा. लाइक दोनों में रिमाइंडर क्या होगा? 0 to 4 में से ही होगा ऑप्शन. तो इसका मतलब क्या हुआ? b कॉमा ए भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा. सो दैट मीन्स b इज ऑल्सो रिलेटेड टू a, so it will be symmetric also. Next what we have to show? We have to show it is transitive relation. So what does that mean? If suppose a comma b and b comma c ordered pair belongs to R, then if a comma c also belongs to R, then we can say that it is a transitive relation. तो मैंने क्या किया? मैंने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, मैंने बोला कि a रिलेट कर रहा है b के साथ, और मैंने बोल दिया b इज रिलेटेड टू c. दैट मीन्स a और b दोनों को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 से लेस होगा. इस तरीके से b और c को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 से लेस मिलेगा. तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या a इज ऑल्सो रिलेटेड टू c? बिकॉज a और c भी तो इन्हीं सेट का है ना. तो मतलब a और c को जब 5 से डिवाइड करेंगे तब वो क्या करेगा? वो भी 5 से लेस ही रिमाइंडर लीव करेगा. सो दैट मीन्स R इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव. अब मुझे क्या करना है? वी हैव टू शो दैट relation, this is also we have to obtain the pairwise disjoint subsets determined by R. What is this pairwise disjoint subsets means? So अगर मेरे पास कोई भी एक रिलेशन अगर इक्विवेलेंस हो जाता है ना, तो उस पर्टिकुलर रिलेशन को डिफाइन करते हुए हमारा जो गिवन सेट होता है ना, गिवन सेट मतलब जैसे यहाँ पर हमारा जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है.
तो अब ये जो पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट है वो क्या बोलता है कि अगर सपोज रिलेशन इक्विवेलेंस है, दैट मीन्स कि ये जो सेट एन है ना वो कुछ डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो जो डिसजॉइंट सबसेट्स होंगे ना वो इस तरीके से होंगे कि उनका यूनियन करने पे मुझे पूरा का पूरा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। दूसरी बात कि जो सबसेट्स हैं वो डिसजॉइंट होंगे, मतलब कोई भी पहला एलिमेंट किसी दूसरे सेट में नहीं होगा, कोई भी दूसरा एलिमेंट किसी पहले सेट में नहीं होगा, ठीक है। और कोई जो पहले सेट में सपोज मैंने एक सेट बनाया तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो आपस में रिलेट करेंगे मतलब ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, ये जो गिवन रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए मुझे अपना सबसेट बनाना है। अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है कि जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होने चाहिए। अब मुझे पता है कि अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है कि जो रिमाइंडर 0 दे रहा है तो क्या वो उस नंबर से रिलेटेबल होगा कि जो नंबर 4 रिमाइंडर दे रहा है? नहीं होगा। तो मतलब हमारे पास जो सेट्स बनेंगे ना इक्वल सॉरी जो ये डिसजॉइंट सेट्स सबसेट्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे कि एक बार तो ऐसे वाले एलिमेंट्स आएंगे जो रिमाइंडर 0 दे रहे होंगे, फिर एक बार ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो रिमाइंडर 1 देंगे, फिर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो रिमाइंडर 2 देंगे, फिर ऐसे करते करते 4 तक रिमाइंडर जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो सबसेट्स बनेंगे वो हमारा सबसे बड़ा सबसेट होगा ए नॉट। सपोज ए नॉट वाई बिकॉज ए नॉट मीन्स द सबसेट बेसिकली विच लीव रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इसका नोटेशन मैंने इस तरीके से रख दिया। तो नेचुरल नंबर्स का है तो मतलब 1 से शुरू होने वाले होंगे, तो पहला नंबर 5 होगा जो कि रिमाइंडर 0 देगा, फिर उसके बाद 10 होगा, देन 15, देन 20। तो इस तरीके जितने भी 5 के मल्टीपल्स होंगे वो 0 रिमाइंडर देंगे। फिर इसी तरीके से अगर मैं A1 लेती हूँ 1 रिमाइंडर देने वाले तो ये 1 होगा, 6 होगा, 11 होगा, 16 होगा, देन 21 होगा। ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। A2 में क्या हो जिसमें 2 आएगा, 7 आएगा, 12 आएगा, देन 17 आएगा, देन 22 आएगा, ठीक है। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो रिमाइंडर 2 देंगे डिवाइड करने पर 5 से, ठीक है। A3 में क्या आएगा 3, 8, 13, 18, 23 और इस तरीके से और भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। A4 में क्या आएगा 4, 9, 14, 19, 24, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताई थी प्रॉपर्टीज जो सबसेट्स की थी कि कोई भी पहले सेट का एलिमेंट किसी भी और सेट में नहीं होगा। तो अगर 5 इसमें है ना तो अदर और किसी भी सेट में नहीं होगा। 1 अगर इसमें है तो वो इसी में रहेगा और भी किसी में नहीं होगा। और ये सारे एक चीज और देखो यहाँ पे जितने भी सबसेट्स है ना ये सारे डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट मतलब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें है लेकिन वो इसमें भी होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो डिसजॉइंट हो गए। और आपस में एक और चीज जो भी एक ही सेट के एलिमेंट है, सपोज मैंने ए नॉट के लिए तो आपस में सारे एलिमेंट रिलेटेड है। रिलेटेड है मतलब मैंने क्या बताया था कि जो भी एलिमेंट्स है वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसा है देखो मतलब अगर मैं ये 2 एलिमेंट उठाए तो ये दोनों दोनों एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं रिमाइंडर लीव कर रहे हैं लेस देन 5। ये दोनों उठाए तो रिमाइंडर लीव कर रहे हैं लेस देन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ आपस में रिलेटेड है। फिर तीसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि जो जितने भी सबसेट्स है ना उन सबका यूनियन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाएगा। तो क्या ये बात सही है? अगर मैं A0 यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 कुछ और बचा है क्या? नहीं, इन सबका जब मैं यूनियन लेती हूँ ना तो वो मुझे नेचुरल नंबर्स के इक्वल मिलेगा। सही बात है क्योंकि मैंने 1 से शुरू करे और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इस सेट में छूटेगा, है ना। तो ये मेरे को क्या मिल गए सभी पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स मिल गए इस रिलेशन के, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हमको दिखाना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही फंक्शन ऑन टू है। सो फंक्शन 1 1 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 1 है इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर एलिमेंट है ना हमारे पास, अगर सपोज 2 सेट्स हैं तो हर एलिमेंट के लिए जो हमारे पास एसोसिएटेड एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से 2 एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट पर जाके एसोसिएटेड है, तो ये चीज गलत होती है, ये 1 1 नहीं होता। तो हर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है तो हम बोलते हैं ये 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। तो अब 1 1 फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, हम कोई 2 एलिमेंट्स लेंगे x1, x2 जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हम कंसिडर करेंगे नाउ फॉर 1 1, नाउ लेट अस सपोज दैट लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2।
नाउ fx1 मीन्स, ये डेफिनेशन लगा दो, fx1 मतलब x1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस 1, fx2 मीन्स x2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस 1. सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 x1 स्क्वायर प्लस x2. So this can be rewritten as x1 into x2. This is x1 minus x2, or this is not. This is x2 minus x1, right? Because ये वाला एलिमेंट इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा x2 minus x1. This equals to x2 minus x1. तो यहाँ से अगर मैं इस ब्रैकेट को इधर लेके आ जाऊँ तो क्या मुझे मिल जाएगा x2 minus x1 एंड ब्रैकेट में x1 x2 minus 1 is equals to 0. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, या तो मुझे x2 माइनस x1 ही 0 के इक्वल मिलेगा, और आई कैन से दैट x1 इंटू x2 माइनस 1 ही 0 के इक्वल मिलेगा. तो इधर x1 इज इक्वल्स टू x2 और x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से मुझे ऐसा नहीं कि टोटली सिर्फ एक ही कंडीशन मिलेगा, खाली ये कंडीशन मिली होती ना तो मैं बोल देती कि मेरा फंक्शन 1 1 है. बट यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे मुझे ना इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे. सपोज मैंने कोई ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर लिए, लाइक एक ऑर्डर्ड पेयर लिया x1 x2 जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर x1 इंटू x2 अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट अगर इंटीजर होगा तो दूसरा एलिमेंट कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन टाइप का होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना. तो मैंने क्या किया, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए. ठीक है, क्या किया मैंने, एक एलिमेंट लिया सपोज 2, और जो x2 है ना मैंने वो ले लिया 1/2. तो अब जब मैं fx1 निकालूंगी ना इसको यूज करके, तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 प्लस 1 दैट इज 2/5. और अगर fx2 की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर 1/4 प्लस 1. सो दिस इज अगेन 2/5. तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो 1 1 है ना, हर एलिमेंट के लिए एक ही इमेज मिलनी चाहिए. बट मैंने क्या देखा, मैंने अलग अलग एलिमेंट्स लिए x1 और x2, मेरे पास ये दो अलग अलग एलिमेंट थे 2 और 1/2. लेकिन जब मुझे इनकी इमेज मिली ना, दोनों सेम मिली, दैट इज 2/5 ओनली. तो अगर सेम इमेज मिल रही है तो इसका मतलब तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ. तो मुझे यही तो प्रूफ करना था कि यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, बट इनका जो इमेज है दैट इज fx1 और fx2 वो दोनों इक्वल आ गया. सो दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1 1. ओके, सो फंक्शन इज नॉट 1 1. Now next we have to show this is not an onto function. Okay, this is not onto function. अब ये onto function क्या होते हैं, onto function वो functions होते हैं, फिर से हमने क्या किया, दो सेट्स ले लिए. onto function वो functions होते हैं अगर हमको यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड वाला सेट है, सपोज ये y है ये x है, अगर हर एलिमेंट के लिए जो कोडोमेन का एलिमेंट है, अगर हर एलिमेंट के लिए मुझे प्री इमेज मिल जाए फर्स्ट वाले सेट में. ठीक है, सपोज मैंने एक ऐसा एलिमेंट यहाँ और ले लिया, मुझे इसका कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा, तो मैं ये फंक्शन बोलूंगी कि ये नॉट ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इस वाले एलिमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग तो x की वैल्यू मिल ही नहीं रही ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट ऑन टू इफ देयर इज एनी एलिमेंट इन द सेट y such that there does not exist any pre-image for that particular value of y. Okay, so यहाँ मुझे ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि, क्योंकि हमें नॉट ऑन टू दिखाना है इसको, तो मतलब कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही होगी, राइट. सो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट उठाया 1 जो कि कोडोमेन में है. ठीक, अब कोडोमेन में है तो मतलब देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि इसका मुझे प्री इमेज मिलेगा. ठीक है, तो अगर प्री इमेज मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा सच दैट fx इज इक्वल्स टू 1. अभी आगे जाके मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगी, इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो कि इसकी प्री इमेज है नहीं. ठीक है, तो अभी अगर fx इक्वल्स टू 1 है दैट मीन्स x² प्लस 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू x² प्लस 1, दैट मीन्स x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. अब यहाँ मुझे क्या कोई ऐसी रियल वैल्यू मिल जाएगी क्या, मैंने y की वैल्यू तो 1 ले ली, तो क्या मुझे ऐसी x की वैल्यू मिलेगी क्या रियल नंबर सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन फंक्शन है, जो डोमेन है वो भी तो क्या है, रियल नंबर है, तो हमें रियल नंबर्स में सॉल्यूशन चाहिए होगा ना. अब इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac.
सो अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक करें बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट वुड बी 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स। दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। सो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल्स टू 1। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यही हमको शो करना था। ठीक है ना, तो हमने मान के चला कि हमारे पास 1 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एफ एक्स को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, तो हमने शो कर दिया कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नॉट ऑन टू। ओके, so now in this next question we have given two functions f and g from R to R, and the function is defined as x plus this is mod x plus x, and gx is defined as sorry, this is also mod x minus x for all x belongs to R. Then we have to find f of g and g of f function. Okay, सो हमको अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं एफ फंक्शन और जी फंक्शन, तो हमको इसको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। सबसे पहले हमको जो ये मॉडुलस फंक्शन है ना, इसको हमें रीडिफाइन करना है। जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, मॉड एक्स प्लस एक्स। अब एक चीज होती है जो मॉडुलस फंक्शन बोलती है, क्या अगर सपोज तुम्हारे पास जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनके लिए जो मॉड एक्स है ना वो हमेशा एक्स रह जाता है, और अगर एक्स हमारे पास नेगेटिव है तो जो वैल्यू है वो नेगेटिव एक्स आती है। तो इसी वाले फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करके हम लोग हमारे एफ एक्स फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। तो अब मैंने अगर एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया मतलब कि जो मॉड एक्स है ना वो प्लस एक्स बन गया, और अगर ये प्लस एक्स बन गया तो मतलब ये क्या बन गया, 2x बन गया। इसी तरीके से अगर मैंने x को नेगेटिव लिया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 0 when x is less than 0 and it is 2x when x is greater than equals to 0। इसी तरीके से हम लोग अपने gx फंक्शन को रिडिफाइन कर लेंगे। सो माय gx फंक्शन इज सेम एज fx फंक्शन। इसी तरीके से क्या करेंगे, जब पॉजिटिव नंबर्स लिए, अब देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर जब मैंने पॉजिटिव लिए तो ये x माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास 0 हो जाएगा फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड इट वुड बी minus of 2x if x is less than 0, because this will be minus x and minus x, this will be minus of 2x। okay, अब मैंने f और g तो डिफाइन कर दिए, अब मुझे क्या करना है, f of g और g of f डिफाइन करूंगी अब मैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसी तरीके से करेंगे, हम पहले फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग g of f फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो g of f is basically g of fx function। Now, for positive real numbers, fx function is, for positive real numbers, fx is 2x. Now, g of 2x means, now this is also positive for positive real numbers. Now, for positive real numbers, gx function is always 0, so this will be 0. Now, for negative real numbers, I will again find out my g of fx. This is g of fx again. Now g of fx means, now this time fx would be 0, right? And we know that for x is equals to 0, g function is again 0, so this will be 0. So can I say that my, in this function for positive and negative the numbers are the functions defined different, but here for x positive and x negative the function is same. So that means I can say that my g of f function is equals to 0 for all x belongs to real number, right? Because यहाँ पे कोई भी नंबर मैं चूज करूँ तो मुझे हमेशा क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। ओके, तो अब मैंने GOF फंक्शन डिफाइन करा, अब मैं क्या करूंगी, फॉग फंक्शन डिफाइन करूंगी। फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फॉग फंक्शन विल बी, दिस इज f of gx, f of gx is again, what is gx, gx for positive is 0, so this will be 0, and f for 0 is 2 into 0, so that is 2 into 0 is 0. Now for x negative, sorry, this is less than 0, this is f of gx,
दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी जो नेगेटिव नंबर्स है उसके लिए जी एक्स फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ टू एक्स, दिस इज माइनस ऑफ टू एक्स। सो जैसे हमारे पास जो x की वैल्यू है, हमें पता है x हमारा नेगेटिव है, तो अगर x नेगेटिव है और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, तो यहाँ हमको ध्यान देने वाली बात है कि जो पूरी जो क्वांटिटी ये होगी ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो फंक्शन है ना, वो मेरे को 2x चूज करना पड़ेगा। सो 2x फंक्शन चूज करना मतलब 2 एंड x विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ 2x, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 4x। सो मेरे पास जो f ऑफ g फंक्शन डिफाइन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, इट विल बी 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी माइनस ऑफ 4x इफ x इज लेस देन 0। सो ये मेरे पास रिडिफाइन हो गया फंक्शन f ऑफ g फंक्शन। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r बाय fx इज इक्वल्स टू 4x plus 5. So first we have to show that function is my invertible function and then we have to find the f inverse function. So what is meant by the invertible function? So देखो suppose मेरे पास कोई एक सेट है मेरे पास a और एक सेट है मेरे पास b। अब देखो मैंने बोला कि फंक्शन डिफाइन इस तरीके से, कुछ ये एलिमेंट यहाँ एसोसिएटेड है, ये एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है, ये एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है और एक और एलिमेंट है जो कि एक और एलिमेंट से एसोसिएटेड। अब मेरे को इनवर्स फंक्शन निकालना है। इन्वर्टिबल मतलब कि एक ऐसा फंक्शन निकालना, अभी तो ये b टू a मैप कर रहा है ना, तो इन्वर्टिबल मीन्स कि ऐसा एक फंक्शन हम लोग निकाल पाए जो b टू a भी हम लोग डिफाइन कर पाए। b टू a मतलब बेसिकली हमको ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देना है। ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देना मतलब हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन मिल जाना। तो अगर सपोज मैंने मान लिया कि यह फंक्शन इन्वर्टिबल होने का मतलब ये है कि फंक्शन जो है 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब 1 1 ऑन टू क्यों होना चाहिए, अगर सपोज मेरे पास 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, मतलब 1 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। मैनी वन मतलब मैनी एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट पे मैप करेगा। ठीक है, अभी इसको मैं ए और बी ही मान के चल रही हूँ। 1 1 नहीं हुआ तो मैनी वन होगा। अब एक बात देखो, जब अगर मैंने मैनी वन फंक्शन लिया, ठीक है, अब ये ए टू बी तो फंक्शन है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ बी टू ए। जब मैंने मैनी वन फंक्शन लिया तो अगर मैं b टू a देखूं तो क्या ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जब मैं उल्टा करूंगी b टू a, तो b टू a लेने पे तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि 1 1 तो होना ही पड़ेगा फंक्शन को। 1 1 हुए बिना तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सपोज दूसरी वाली बात आती है कि ऑन टू वाली बात। अगर सपोज करो मैंने एक ऐसा एलिमेंट, ऑन टू मतलब कि ये सपोज मेरा ए है, ये बी है, ऑन टू मतलब कि हर एलिमेंट के लिए ना मुझे एक प्री इमेज मिल रही है। तो मैंने मान लिया, एक सेकंड के लिए मान लो कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखो अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो मतलब एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी प्री इमेज नहीं है। अच्छा, अब जाओ बी टू ए पे, क्योंकि मुझे बी टू ए की बात करनी है ना, मुझे इनवर्स फंक्शन की बात करनी है। तो जब मैं बी टू ए गई तो देखो अब जो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, वो कहता है कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट है ना वो छूटा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही मैं बी टू ए की तरफ गई तो यहाँ पे तो मुझे मिल गया ना कि ये एलिमेंट तो लीव करा, मतलब इसका तो कोई इमेज होगा ही नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको लिया तो मेरे पास ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड कर रहा है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि फंक्शन को ऑन टू होना ही पड़े। तो इसका मतलब जब भी मेरे को इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना होता है ना, तो 1 1 और ऑन टू दोनों चीजें होनी ही चाहिए, इसका बिना मेरा काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब मेरे को पहले शो करना है कि फंक्शन जो है मेरा 1 1 होगा। फंक्शन इज 1 1। अब 1 1 के लिए मैंने क्या बोला, एक हर एलिमेंट के लिए ना एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, दो मतलब कोई भी अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेना, उसके लिए हमको कोई भी सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, x1 x2 कोई पॉइंट्स ले लिए और बोल दिया कि जो fx है ना, या xy ले लो, कुछ भी ले लो, fx इज इक्वल्स टू xy है और x इज नॉट इक्वल्स टू y। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए, या हम बोल सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू माई रियल नंबर। सो fx इज इक्वल्स टू 4x plus 5 and fy is equals to 4y plus 5. So 5 is cancelled. So I can say that 4x is equals to 4y. That means x is equals to y. So अगर x is equals to y है तो क्या मैं बोल सकती हूँ, मतलब अगर मेरे पास x और y सेम है ना, तो इसका मतलब fx और fy भी सेम है।
तो डिस्टिंक्ट मतलब अगर अलग अलग लिए तो अलग अलग ही इमेज आएगी हमारे पास. सो देयरफॉर फंक्शन इज वन वन फंक्शन. अब बात आती है ऑनटूनेस की. फंक्शन इज ऑनटू कैसे प्रूव करेंगे? ऑनटू मीन्स हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलनी चाहिए. ठीक है, तो हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलेगी मतलब for each and every for each y belongs to R, there exists x belongs to R, or we can say domain such that f of x is equals to y. Fx is equals to y. Okay, so fx is equals to y means fx is 4x plus 5 is equals to y, right? So this will be 4x is equals to y minus 5. So I can say that x is equals to y minus 5 by 4. तो अभी अगर मैं देखूं तो क्या मुझे यहाँ से ऑन टू मिल रहा है? ये ऑन टू मिल रहा है मतलब देखो जब मैंने जब मैंने नॉर्मल फंक्शन की बात करी तो मुझे हमारे पास जो x फंक्शन है, जो हमारे पास फंक्शन है वो x की फॉर्म में डिफाइन है. हियर y इज इन द फॉर्म ऑफ x. तो अब जब मैं b टू a की बात करूंगी इनवर्स फंक्शन की, तो क्या x y की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस होगा? जब इनवर्स करूंगी तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स उल्टे हो जाएंगे. तो अभी अगर x वेरिएबल y वेरिएबल x की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो उल्टे में क्या होगा कि जो x वेरिएबल है वो y की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मैंने x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो क्या भी ऐसी कोई y की वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइन नहीं है? नहीं, मतलब ऐसा तो कोई भी वैल्यू y नहीं है जहां पे ये x डिफाइन ना. सो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज for every real number, or we can say that my range is my real number. और कोडोमेन भी क्या थी हमारे पास? रियल नंबर थी. अगर कोडोमेन और रेंज अगर सेम आ जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है? ऑन टू बन जाता है. अच्छा, अब जो ये मेरे पास मैंने x को y की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया है ना, यही हमारे पास बेसिकली इनवर्स फंक्शन होता है. तो मैं एक और चीज बोल सकती हूँ कि अब जो मैंने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया ना, f इनवर्स जो कि r टू r होगा, वो क्या होगा? f इनवर्स x विल बी x माइनस 5 डिवाइडेड बाय y. सॉरी, दिस इज 4. सो दिस इज माय f इनवर्स x फंक्शन. ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं अगर फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू निकल जाए तो. ओके, अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया गया है ऑन दी सेट ऑफ रैशनल नंबर. हमको बताना है कि जो कौन सा ऑपरेशन है रैशनल नंबर्स पे वो एसोसिएटिव होगा. अभी एसोसिएटिव क्या होता है? अगर हमारे पास थ्री एलिमेंट्स ए बी सी इस तरीके से हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, मतलब हमने जो ऑपरेशन है वो सपोज स्टार लिया. स्टार कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, और इन चारों के अलावा और कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मतलब यहाँ जैसे स्टार को a माइनस बी से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे स्टार को मल्टीप्लीकेशन से, यहाँ पे स्टार को इस तरीके से कुछ भी हो सकता है. तो अगर a स्टार बी स्टार सी हमें इक्वल मिल जाए a स्टार बी स्टार सी के, ये चीज अगर सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो जाएगा. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोल सकते, अगर हमें कोई ऐसे 3 एलिमेंट्स मिल गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है. तो हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन लेंगे और हम देखेंगे कि एसोसिएटिव है कि नहीं है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले वाले सेट में ना ऐसे रैंडम कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लिए, a1 ले लिया, b2 ले लिया और c की वैल्यू 3 ले ली. ठीक है, देन what is the value of a star b star c? So a star b is this is basically 1 star 2 star c. C is 3. 1 star 2 means 1 minus 2 because star is defined by a minus b na, and a and b are 1 and 2, so this is 1 minus 2 star 3. 1 minus 2 is minus 1 star 3, so this is again minus 1 minus 3, that is minus 4. Now we will calculate a star b star c. So a star b star c is 1 star 2 star 3. So this is 1 star 2 star 3 means 2 minus 3. So 2 minus 3 is minus 1. Now 1 star minus 1 is 1 minus of minus 1. This is 2. So here this term is not equals to this. That means therefore star is not associative. Okay.
सो ये हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन हुआ वो एसोसिएटिव नहीं होगा। अभी इसी तरीके से हम लोग अगले वाला देखेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है। तो अगर हम इन जनरल रैशनल नंबर्स को लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर, मतलब इसको वैसे भी देख सकते हैं कि जब भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल हो, तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास ही हमेशा एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम करके भी देख सकते हैं। मैंने ए स्टार बी स्टार सी तीन एलिमेंट्स ले लिए। ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, 4 इंटू बी सी। अभी ए स्टार बी की तरह ये एक्ट करेगा, सो दिस विल बी 4 टाइम्स ए इंटू बी। सो दिस विल बी 4 4 16 इंटू ए बी सी। इसी तरीके से ए स्टार बी स्टार सी निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा, ए स्टार बी इज 4ab, then star c, so this is 4 times 4ab into c, so this is again 16abc। so यहाँ क्या मिला मुझे, दोनों साइड इक्वल मिल गई, so that means हमारे पास स्टार क्या होगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। अभी हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में वापस बताना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं, और ऑपरेशन क्या है, a माइनस बी प्लस ए बी। ए स्टार बी इज a माइनस बी प्लस ए बी। तो वापस हम लोग, मतलब इसमें ना मर्जी है, तुम रैंडम एलिमेंट्स भी ले सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा करना होता है जब भी फॉल्स दिखाना है ना किसी भी स्टेटमेंट को, तो हमको एक काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखाना होता है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और अगर ट्रू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल, क्योंकि ट्रू है मतलब तो वो हर चीज, मतलब हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा ना, और फॉल्स होगा मतलब कि हमें कोई ऐसा काउंटर पार्ट, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई ऐसे किसी एक एग्जाम्पल में जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि फॉल्स होता है तो हम एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग वापस क्या करेंगे, एलिमेंट उठा लेंगे, ए की वैल्यू बी 2, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 4। अगेन वी विल कैलकुलेट ए स्टार बी स्टार सी। सो ए स्टार बी स्टार सी इज 2 स्टार 3 स्टार 4। so this is 2 star 3 is 2 minus 3 plus 2 3 is 6 star 4. So this is 8 minus 3, that is 5 star 4. 5 star 4 is again 5 minus 4 plus 5 4s are 20. So this is 25 minus 4, that is 21. So this is A star B star C is again. This is 2 star 3 star 4. So this is 2 star 3 star 4 will be 3 minus 4 plus 3 into 4, that is 12. 12 plus 3 is 15. 15 minus 1 is, sorry, 15 minus 4 is again 11. So this will be 2 minus 11 plus 22. This is 13. So यहाँ भी हमको क्या मिल गई, दोनों वैल्यूज अलग मिल गई. So that means this binary operation is not associated. Now the next operation is, this is a into b square. This is power here. Okay. So here a star b is a into b square. So यहाँ भी हम लोग सेम ये करेंगे कि हम कोई एलिमेंट रैंडम चूज कर लेंगे, 1 2 and 3. Okay, so this is a star b star c. This is equals to 1 star 2 star 3. 1 star 2 is 1 into 2 square, that is 4 into 1. So this is 4 star 3, and this is again 4 into 3 3 is a 9. So 9 4s are 36. Next we have a star b star c, that is 1 star 2 star 3. So this will be 1 star 3 3s are 9, 9 4s are 36. So this is 36. So this will be, sorry, I think there is some mistake here. This is 3 3s are 9, 9 2s are 18. Now 18 square into 1, that is 324. So here both the values are different, that is also not associative. ओके, सो आज की वीडियो में कोई भी अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेना, उसके लिए हमको कोई भी सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए. ठीक, तो अब मैंने क्या किया, x1 x2 कोई पॉइंट्स ले लिए और बोल दिया कि जो fx है ना, या xy ले लो, कुछ भी ले लो, fx इज इक्वल्स टू xy है और x इज नॉट इक्वल्स टू y. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए, या हम बोल सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू माई रियल नंबर. सो fx इज इक्वल्स टू 4x plus 5 and fy is equals to 4y plus 5. So 5 is cancelled. So I can say that 4x is equals to 4y. That means x is equals to y.
सो अगर x इज इक्वल्स टू y है तो क्या मैं बोल सकती हूँ, मतलब अगर मेरे पास x और y सेम है ना, तो इसका मतलब fx और fy भी सेम है। तो डिस्टिंग मतलब अगर अलग अलग लिए तो अलग अलग ही इमेज आएगी हमारे पास। सो देयरफॉर फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अब बात आती है ऑनटूनेस की। फंक्शन इज ऑनटू कैसे प्रूव करेंगे? ऑनटू मीन्स हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलेगी, मतलब for each and every, for each y belongs to R, there exists x belongs to R, or we can say domain, such that f of x is equals to y, fx is equals to y. Okay, so fx is equals to y means fx is 4x plus 5 is equals to y, right? So this will be 4x is equals to y minus 5. So I can say that x is equals to y minus 5 by 4. तो अभी अगर मैं देखूं तो क्या मुझे यहाँ से ऑन टू मिल रहा है? ये ऑन टू मिल रहा है, मतलब देखो जब मैंने जब मैंने नॉर्मल फंक्शन की बात करी तो मुझे हमारे पास जो x फंक्शन है, जो हमारे पास फंक्शन है वो x की फॉर्म में डिफाइन है। हियर y इज इन द फॉर्म ऑफ x। तो अब जब मैं b टू a की बात करूंगी इनवर्स फंक्शन की, तो क्या x y की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस होगा? जब इनवर्स करूंगी तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स उल्टे हो जाएंगे। तो अभी अगर x वेरिएबल y वेरिएबल x की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो उल्टे में क्या होगा कि जो x वेरिएबल है वो y की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो क्या भी ऐसी कोई y की वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइन नहीं है? नहीं, मतलब ऐसा तो कोई भी वैल्यू y नहीं है जहां पे ये x डिफाइन ना। सो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी रियल नंबर, और वी कैन से दैट माय रेंज इज माय रियल नंबर। और कोडोमेन भी क्या थी हमारे पास? रियल नंबर थी। अगर कोडोमेन और रेंज अगर सेम आ जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है? ऑन टू बन जाता है। अच्छा, अब जो ये मेरे पास मैंने x को y की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया है ना, यही हमारे पास बेसिकली इनवर्स फंक्शन होता है। तो मैं एक और चीज बोल सकती हूँ कि अब जो मैंने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया ना, f इनवर्स जो कि r टू r होगा, वो क्या होगा? f इनवर्स x विल बी x माइनस 5 डिवाइडेड बाय y। सॉरी, दिस इज 4। सो दिस इज माय f इनवर्स x फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं अगर फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू निकल जाए तो। ओके, अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया गया है ऑन दी सेट ऑफ रैशनल नंबर। हमको बताना है कि जो कौन सा ऑपरेशन है रैशनल नंबर्स पे वो एसोसिएटिव होगा। अभी एसोसिएटिव क्या होता है? अगर हमारे पास थ्री एलिमेंट्स ए बी सी इस तरीके से हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, मतलब हमने जो ऑपरेशन है वो सपोज स्टार लिया। स्टार कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, और इन चारों के अलावा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ जैसे स्टार को a माइनस बी से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे स्टार को मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ पे स्टार को इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो अगर a स्टार बी स्टार सी हमें इक्वल मिल जाए a स्टार बी स्टार सी के, ये चीज अगर सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो जाएगा। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोल सकते, अगर हमें कोई ऐसे 3 एलिमेंट्स मिल गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। तो हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन लेंगे और हम देखेंगे कि एसोसिएटिव है कि नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले वाले सेट में ना ऐसे रैंडम कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लिए, A1 ले लिया, B2 ले लिया और C की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है। देन what is the value of A star B star C? So A star B is this is basically 1 star 2 star C. C is 3. 1 star 2 means 1 minus 2 because star is defined by A minus B na, and A and B are 1 and 2. So this is 1 minus 2 star 3. 1 minus 2 is minus 1 star 3. So this is again minus 1 minus 3, that is minus 4. Now we will calculate A star B star C. So A star B star C is 1 star 2 star 3. So this is 1 star 2 star 3 means 2 minus 3. So 2 minus 3 is minus 1. Now 1 star minus 1 is 1 minus of minus 1. This is 2. So here
this term is not equals to this, that means therefore star is not associative. ओके, सो ये हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन हुआ वो एसोसिएटिव नहीं होगा. अभी इसी तरीके से हम लोग अगले वाला देखेंगे. तो अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है. तो अगर हम इन जनरल रैशनल नंबर्स को लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर, मतलब इसको वैसे भी देख सकते हैं कि जब भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल हो, तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास ही हमेशा एसोसिएटिव होता है. ठीक है, तो इसको हम करके भी देख सकते हैं. मैंने ए स्टार बी स्टार सी 3 एलिमेंट्स ले लिए. ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, 4 इंटू बी सी. अभी ए स्टार बी की तरह ये एक्ट करेगा, सो दिस विल बी 4 टाइम्स ए इंटू बी. सो दिस विल बी 4 4 16 इंटू ए बी सी. इसी तरीके से ए स्टार बी स्टार सी निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा, A star B is 4AB, then star C. So this is 4 times 4AB into C. So this is again 16ABC. So यहाँ क्या मिला मुझे, दोनों साइड इक्वल मिल गई. So that means हमारे पास स्टार क्या होगा, एसोसिएटिव हो जाएगा. अभी हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं. थर्ड ऑप्शन में वापस बताना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं. और ऑपरेशन क्या है, A माइनस बी प्लस ए बी. ए स्टार बी इज A माइनस बी प्लस ए बी. तो वापस हम लोग, मतलब इसमें ना मर्जी है, तुम रैंडम एलिमेंट्स भी ले सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा करना होता है जब भी फॉल्स दिखाना है ना किसी भी स्टेटमेंट को, तो हमको एक काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखाना होता है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा. और अगर ट्रू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल, क्योंकि ट्रू है मतलब तो वो हर चीज, मतलब हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा ना, और फॉल्स होगा मतलब कि हमें कोई ऐसा काउंटर पार्ट, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई ऐसे किसी एक एग्जाम्पल में जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा. ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि फॉल्स होता है तो हम एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं. ठीक, अब यहाँ पे हम लोग वापस क्या करेंगे, एलिमेंट उठा लेंगे. ए की वैल्यू बी 2, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 4. अगेन वी विल कैलकुलेट ए स्टार बी स्टार सी. सो ए स्टार बी स्टार सी इज 2 स्टार 3 स्टार 4. सो दिस इज 2 स्टार 3 is 2 minus 3 plus 2 3 is 6 star 4. So this is 8 minus 3, that is 5 star 4. 5 star 4 is again 5 minus 4 plus 5 4s are 20. So this is 25 minus 4, that is 21. So this is A star B star C is again. This is 2 star 3 star 4. So this is 2 star 3 star 4 will be 3 minus 4 plus 3 into 4, that is 12. 12 plus 3 is 15. 15 minus 1 is, sorry, 15 minus 4 is again 11. So this will be 2 minus 11 plus 22. This is 13. So यहाँ भी हमको क्या मिल गई, दोनों वैल्यूज अलग मिल गई. So that means this binary operation is not associated. Now the next operation is, this is A into B square. This is power here. Okay. So here A star B is A into B square. So यहाँ भी हम लोग सेम ये करेंगे कि हम कोई एलिमेंट रैंडम चूज कर लेंगे, 1 2 and 3. Okay, so this is A star B star C. This is equals to 1 star 2 star 3. 1 star 2 is 1 into 2 square, that is 4 into 1. So this is 4 star 3. And this is again 4 into 3, 3 is a 9. So 9 4s are 36. Next we have A star B star C. That is 1 star 2 star 3. So this will be 1 star, 3 3s are 9, 9 4s are 36. So this is 36. So this will be, sorry, I think there is some mistake here. This is 3 3s are 9, 9 2s are 18. Now 18 square into 1, that is 324. So here both the values are different. That is also not associated. ओके, सो आज की वीडियो में हम लोगों ने सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं, डिटेल सॉल्यूशन. सो इफ यू लाइक द वीडियो को पसंद आती है वीडियो अगर, तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. बाय बाय, थैंक यू.